आर्थिक आज़ादी ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसके चलते आपको अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की प्लानिंग करनी चाहिए, खासतौर से वो लोग जिनके पास कोई आर्थिक लक्ष्य तय नहीं होता है, क्योंकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाने की कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को तय कीजिए और उनके लिए आप एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कीजिए। लेकिन अगर आपके पास वो लक्ष्य नहीं है या अगर आप निवेश की दुनिया को बस समझ ही रहे हैं, तो क्यों ना आर्थिक आज़ादी को अपना लक्ष्य बनाएं। और ऐसा आपको क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बारीकी से बात करेंगे। हमारे साथ यूनियन एएमसी के सीआईओ इक्विटीज विनय पहाड़िया जुड़ गए हैं इस बेहद खास पेशकश में। विनय जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और जैसा कि शो का नाम है निवेश की एबीसीडी, तो यहाँ पर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट करने वाले वो तमाम ट्रिगर्स पर हम बात करते हैं और साथ ही निवेशकों को बताते हैं कि मौजूदा हाल में निवेश पोर्टफोलियो में अगर तब्दीली करनी हो तो कैसे की जाए, कैसे तमाम ट्रिगर्स को समझा जाए। तो शुरुआत करना चाहूँगी मैं महंगाई से ही, जो देश ही नहीं दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। लेकिन मुझे आपसे समझना है, क्योंकि आपने बाज़ार की इतनी सारी साइकिल्स देखी है और बाज़ार में इतने सारे उतार चढ़ाव के दौर आप अनुभव करते हैं, तो उस लिहाज से महंगाई अमूमन हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं तो कितनी बड़ी चिंता रही है बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, मुझे शो पर आमंत्रित करने के लिए। जैसा आपने शुरुआती मुद्दा उठाया है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, डेफिनेटली वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और आज के दिन सबसे बड़ा एक रिस्क फैक्टर जो हम मानते हैं वो है। इन्फ्लेशन और जो महंगाई की दर है उसके उसके शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो दो तरीके के इम्पैक्ट होते हैं। एक होता है कंपनी, जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनके उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाते हैं और उसके चलते उनकी कॉस्ट बढ़ती है, जिसके चलते उन्हें अपना प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी का निर्माता है, उसके स्टील का कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो उसे कार के प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं। इसी तरह बिस्किट्स या अन्य चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। उसके वजह से दो इम्पैक्ट होता है। एक तो कंपनीज कंज्यूमर्स जो वॉल्यूम्स है वो कम खरीदते हैं। जो अगर पहले कोई 10 यूनिट खरीदता था तो शायद अब 9 यूनिट खरीदेगा, क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और दूसरा इम्पैक्ट होता है कंपनीज की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम होने लग जाती है। कंपनीज को दोहरा इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो उनका रेवेन्यूज थोड़ा कम हो जाता है और एक प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाती है, जिसके चलते ओवरऑल जो प्रॉफिट पर इम्पैक्ट है वो नेगेटिव होता है। तो ये तो हो गई एक प्रॉफिट्स की बात। जो दूसरा और बड़ा इम्पैक्ट है वो आता है कंपनी के वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर। जैसे कि आप जानते हैं हर कंपनी की का एक बाजार में एक प्राइस होता है। प्राइस प्राइस डिराइव होता है उसकी अर्निंग्स पर और उसके पी मल्टीपल पर। तो अर्निंग्स की हमने बात की कि जिस तरह से उसको ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा बड़ा होता है वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती है और उसके चलते जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ता है और उसके चलते डिस्काउंट रेट बढ़ती है, जिससे ओवरऑल वैल्यूएशंस पर नेगेटिव असर पड़ता है। हमारे हिसाब से ये एक काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है और इसे हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं आने वाले 6 महीने और साल भर के लिए। अब की बार जो महंगाई में हमें बढ़त दिखाई दे रही है, यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक लेवल बताया गया था, लेकिन उसके भी आगे जाती हुई हमें महंगाई दर दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि अब की बार ये महंगाई की जो प्रॉब्लम है ये लंबे समय तक टिकने के लिए आई है? कविता जी, इस जो महंगाई की दरें हैं वो इस बार थोड़ी सी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें दो तरह के कारण मौजूद हैं, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। सप्लाई साइड कारण है, जैसे कोविड के चलते कई जगहों पे लॉकडाउन हो रखा है, कई सप्लाई चेन्स ब्रेकडाउन हो चुकी है, कुछ कंपनियां जो सप्लाई करती थी की रॉ मटेरियल्स वो बंद हो गई हैं, वगैरह वगैरह। जैसे सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस की हम बात सुनते हैं। तो ये सारे एक सप्लाई शॉर्टेज और सप्लाई साइड कंसर्न्स हैं। दूसरा है डिमांड साइड कंसर्न। लास्ट 2-3 साल में हमने देखा कि सारे विश्व की सेंट्रल बैंक्स ने काफी अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई थी। काफी पैसा मार्केट में उतारा था, लिक्विडिटी इन्फ्यूज की थी, जिसके चलते एक ओवरऑल डिमांड बढ़ रही है, जिसके चलते ओवरऑल इनकम लेवल्स बढ़ी है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी है,
प्रोडक्शन कम हुआ है, जिसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। सो इन्फ्लेशन का इस बार एक दोहरा इम्पैक्ट है, जो कि हमें लगता है कुछ समय तक चलेगा, अनलाइक प्रीवियस इंस्टेंसेस। और दूसरी बात है, ये इन्फ्लेशन का जो इंस्टेंस है वो ग्लोबल है, ना कि लोकल। सो डेफिनेटली इसीलिए ये ज्यादा कंसर्निंग मुद्दा है। इक्विटी निवेशकों के लिहाज से महंगाई किस तरह से उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग या उनके ट्रेड्स को बिगाड़ सकती है? देखिए, इक्विटी इन्वेस्टर्स एक यूनिक पोजीशन में है, क्योंकि इक्विटी अगर हम शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखें तो डेफिनेटली महंगाई की दरें बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से इम्पैक्ट ज्यादा आएगा शॉर्ट टर्म पर, इक्विटी वैल्यूएशंस पर, शेयर प्राइसेस पर। लेकिन अगर हम अगले 3 साल और 5 साल की अवधि के निवेशकों की तरफ देखें तो ओवरऑल हमें लगता है कि उनकी जो रिटर्न्स है वो वीक नहीं होंगी, बिकॉज कंपनीज की प्रॉफिट्स अल्टीमेटली एडजस्ट हो जाती है over a period of time existing level of raw material prices से। So हमें लगता है इक्विटी इन्वेस्टर्स जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है, 3 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट व्यू है, उनके लिए करंट जो इन्फ्लेशनरी राउंड ऑफ प्रॉब्लम्स है उसे उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए और अपने जो इक्विटी के गोल्स है उन पे फोकस करके अपना निवेश कंटिन्यू करना चाहिए। और नियर टर्म जो बम्प्स आ रहे हैं उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, ओवरऑल जब आप पोर्टफोलियो प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो महंगाई एक ऐसा ट्रिगर है जो आपको काउंट इन करके, फैक्टर इन करके अपने तमाम लक्ष्यों को और निवेश रणनीति को अपनाना चाहिए। अब ऐसे में मुझे समझना है कि महंगाई आपके मुनाफे, आपके कमाई को कैसे खा जाती है अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखते हैं, इसको फैक्टर इन नहीं करते हैं, तो कैसे ये आपकी कमाई को और आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो प्लानिंग को ख़राब कर सकती है, बिगाड़ सकती है? महंगाई ऐसी चीज है, देखिए कविता जी, की जैसे जो आपके परचेजिंग पावर को हर्ट करती है। अगर आप सही तरीके से निवेश नहीं करें तो आपका जो 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 पैसा है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। सो पैसे की कीमत उसी से आंकी जा सकती है कि आप उससे क्या खरीद सकते हैं। जैसे पहले अगर 100 रुपए में एक बिस्किट का पैकेट खरीद सकते थे, और आज अगर इन्फ्लेशन के वजह से वो बिस्किट का पैकेट 110 रुपए हो जाता है, तो वो 100 रुपए की कीमत एक्चुअली गिरकर 10% गिर चुकी है। तो अगर आप अपना पैसा निवेश सही तरीके से नहीं करते हैं तो महंगाई की दर डेफिनेटली आपके पैसे को खा जाती है, जैसे आपने सही तरीके से बताया, और उसको डिवैल्यू कर देती है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि निवेशक का लॉन्ग टर्म का आउटलुक रखकर सही तरीके से अपने पैसे को निवेश करें, ताकि वो इन्फ्लेशन से एक स्टेप आगे रह सकें। क्या आपको लगता है कि भारत दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले महंगाई को लेकर और जिस तरह से हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, बेहतर स्थिति में है? क्या चिंताएं हमारे लिए उतनी ही बड़ी हैं जितनी दुनिया के दूसरे देशों के लिए है? कैसे देखते हैं आप इसे? तो हमें लगता है कि इंडिया थोड़ी बेटर सिचुएशन में है कंपेयर टू कुछ और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके कंपैरिजन में। क्योंकि अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड के कंपैरिजन में, जैसे यूएस है, यूरोप है, जापान है, सो ये जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, इनकी सेंट्रल बैंक्स ने पिछले 2 साल में काफी लूज मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई थी, काफी पैसा इन्फ्यूज किया था बाजारों में, जिसके चलते वहां के मार्केट्स में जो टोटल मनी सप्लाई थी वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी थी विद इन अ 2 year पीरियड। सो कई सेंचुरीज से जितनी मनी सप्लाई है उसका ऑलमोस्ट डबल उन्होंने कर दिया था, जो सप्लाई था इन अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स। और उसके वजह से जो उनके वहां पे जो उनकी इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन आ रहा है, वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अ, ह- उसके कंपैरिजन में अगर हम भारत का जो प्रॉब्लम है वो देखें, वो काफी छोटा है, कम है, क्योंकि हमने इतनी अग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी नहीं अपनाई थी। हमारी इंटरेस्ट रेट्स, रियल रेट्स जो थी वो फिर भी पॉजिटिव रही थी, और हमने बहुत हद तक क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं की थी, जैसे कि जिसे बैलेंस शीट एक्सपांशन कहते हैं, जिसे
लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कहते हैं, वो हमने बहुत ज़्यादा हद तक नहीं की थी। इसके लिए जो हमारा इन्फ्लेशन लेवल है वो फिर भी कंट्रोल्ड है। एक सिचुएशन ऐसी है जो कंट्रोल में, काबू में लाई जा सकती है, बिना कोई बहुत एक्सट्रीम मेजर लिए। अगर आप यूएस फेड की बात देखें तो उन्होंने एक एक्सट्रीमली हॉकिश कमेंट्री दी है, वेयरइन दे आर, वो बोल रहे हैं कि जो उनकी बैलेंस शीट टाइटनिंग है वो पिछली बार से कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा स्पीड से वो टाइटनिंग करेंगे, और जो रेट हाइक्स है वो भी हिस्टोरिकली जो देखी गई है उससे काफी ज्यादा रहेगी। सो आई थिंक भारत का जो सिचुएशन है वो काफी अच्छा है कंपेयर टू मेनी अदर डेवलप्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब एक निवेशक के लिहाज से मुझे थोड़ी सी एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति आपसे समझनी है। मौजूदा स्थिति में क्या आपको लगता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने चाहिए? मैं किसी खास ट्रिगर को यहाँ पर नहीं पकड़कर चलना चाहती हूँ, क्योंकि ट्रिगर्स तो बदलते रहते हैं और पोर्टफोलियो प्लानिंग आप जब भी करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपको अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। लेकिन क्या ये ऐसा वक्त है जब आपको थोड़ा सा एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में बदलना चाहिए मार्केट कैप्स के लिहाज से? किस सिनेरियो में आपको लगता है कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है निवेशक को? बिल्कुल। सो अगर निवेशकों ने अपना पोर्टफोलियो किसी भी एक सेगमेंट ऑफ द मार्केट या एक एसेट क्लास में काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रखा है, तो मुझे लगता है उसे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। सो फॉर एग्जांपल, अगर निवेशकों ने सारा का सारा पैसा या काफी हद तक अपना पैसा स्मॉल कैप फंड्स में या मिड कैप फंड्स में डाल रखा है, तो उन्हें जरूर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एक हेल्दी बैलेंस रखना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। और अगर उन्होंने सिमिलरली सिर्फ इक्विटी में पैसा डाल के रखा है, तो उन्हें कुछ हद तक शॉर्ट ड्यूरेशन या के फंड्स जरूर खरीदने चाहिए, जिससे उनका जो ओवरऑल एसेट एलोकेशन है वो एक अच्छा मिक्स रहे इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में। अब अलग अलग इन्वेस्टर्स की अलग अलग लाइफ साइकिल होती है, अलग अलग लाइफ सिचुएशंस होती है। हम सभी को एक स्टैंडर्ड एडवाइस नहीं दे सकते हैं, और इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि निवेशक अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जरूर सलाह करें, उनसे अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करें। एंड जो जो ट्रेंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स है वो जरूर आपकी सिचुएशन समझ के आपको एक राइट एसेट एलोकेशन का आपको सलाह देंगे। सो मुझे लगता है कि वो जरूर करनी चाहिए निवेशकों को। मौजूदा स्थिति में आपको लगता है कि थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप्स में किसी निवेशक को अगर अभी तक अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं दी गई है तो थोड़ा सा बचना चाहिए? क्या आपको लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में फ़िलहाल जिस तरह की हमें चाल दिखाई दे रही है, या जिस तरह तमाम एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं कि थोड़ा सा स्टेडी आपको रहना चाहिए और किसी भी तरह के कॉल्स आपको जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए, किस तरह की तस्वीर मिड कैप स्मॉल कैप में आप उभरती हुई दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। हम लोग इनफैक्ट हमने हमारे पोर्टफोलियोज में भी लार्ज कैप को ज्यादा वेटेज दिया है मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में, बिकॉज हमें भी लगता है कि स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स इस वक्त थोड़े ज्यादा रिस्की हैं, क्योंकि जैसा है कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया, इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन एक्सपेक्टेशन है, वॉल्यूम वीकनेस दिख रही है, और उसके और इंटरेस्ट रेट्स की बढ़ने की भी गुंजाइश नजर आ रही है। और ये सब सिचुएशन जब आती हैं, तब स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के लिए ये एक हेडविंड होती है, जिसमें उनका परफॉर्मेंस थोड़ा वीक हो सकता है। और इसके लिए हमने लार्ज कैप्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी है स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में आज के दिन। सेक्टर्स के लिहाज से आप अपने तमाम पोर्टफोलियोज़ में किसको तवज्जो दे रहे हैं? और जिस तरह से हम महंगाई बढ़ती हुई देख रहे हैं और बाकी तमाम ट्रिगर्स हैं बाज़ार की चाल को जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर अब चीज़ें सामान्य होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोविड से पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि देश बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब किन सेक्टर्स पर आपको लगता है कि मोटे तौर पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा? कुछ इम्पैक्ट होगा ट्रिगर्स का, कुछ इम्पैक्ट बदलते दौर का भी होगा, किन पर आप बुलिश हैं? जी बिल्कुल। सो हमारे हिसाब से आज इस समय जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, वहाँ पे हमें लगता है कि एक काफी अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि
वहाँ पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो सिक्लिकली आज दबे हुए हैं, उनके अंदर फ्यूचर ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि सिक्लिकली उनके अंदर एक्सपेक्टेशन यही है कि ज्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। और ये ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा, और होगा तो भी ऑन द मार्जिन पॉजिटिव होगा। सो हमारे पोर्टफोलियोज में हमने ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में हायर वेटेज दी है। दूसरा जो सेक्टर हमें लगता है जो अच्छा रहेगा, वो है टेलीकॉम। सो हमारे अनुमान से टेलीकॉम एज अ सेक्टर है जहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो गया है। बहुत सारे प्लेयर्स नहीं बचे हैं, सिर्फ 2 या 3 मेजर प्लेयर्स बचे हैं जिनके पास काफी अच्छा प्राइसिंग पावर आ गया है। और इसीलिए हमें लगता है कि टेलीकॉम ऐसा सेक्टर है जो अगले काफी सालों तक स्ट्रक्चरल बेसिस पर अच्छा कर सकता है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, और इसलिए हम टेलीकॉम सेक्टर पर भी ओवरवेट हैं। जो एक सेक्टर हमें अच्छा नहीं लगता है वो है आईटी सेक्टर। वहां पे हमें लगता है कि वीकनेस आने की गुंजाइश ज्यादा है, वैल्यूएशन ज्यादा है वहां पर। और ओवरऑल जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेवलप्ड वर्ल्ड में, उसका ज्यादा इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर पर ज्यादा हो सकता है। और ये इम्पैक्ट कितने क्वार्टर्स से रह सकता है आईटी और सर्विसेज सेक्टर पर? या देखिए, ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से हम डिसीजन लेते हैं वो इसी तरह होता है कि कहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड वीक लग रहा है और कहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड सुपीरियर लग रहा है। तो जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, हम हमारा उन सेक्टर्स पर रुझान ज्यादा पॉजिटिव होता है। और जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वीक होता है, जैसे आईटी सर्विसेज सेक्टर है, वहाँ पे हमारा वेटेजेस काफी कम हो जाता है। बिकॉज जैसे जैसे इनकमिंग डेटा आता है, आप उसके बेस पर फिर अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल का व्यूज लेते हैं। सो आज के दिन ऐसा एक्सपेक्टेशन बन रहा है, looking at the macro and micro environment, the IT services sector could have a problem considering both the expected growth slowing down or valuation. जिस तरह से हमें एफआईएस की बिकवाली दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि घरेलू संस्थागत निवेशक बाजार की चाल को आगे ले जा सकते हैं, या आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी हमारी चाल भी धीमी हो सकती है? बाजार की चाल को वैसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उसका अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन ट्रिगर्स के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ बाजार की चाल शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मध्यम अवधि तक में, आपको लगता है कि परेशान कर सकती है क्योंकि एफआईएस जा रहे हैं? अगर हम देखें कि हिस्टोरिकली 2 साल अगर हम फ्लैशबैक करें, और अगर उस वक्त का हम सिनेरियो देखें, अगर उस वक्त हमने ये इस तरह की एफआईआई सेलिंग देखी होती, तो शायद हमारा जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन होता वो काफी काफी नेगेटिव होता। लेकिन हमने जो लास्ट 6 महीने में देखा कि कंसिस्टेंट एफआईआई सेलिंग हो रही है और कंसिस्टेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बाइंग हो रही है, तो उससे एक काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि इंडिया के अंदर जो लेटेंट पोटेंशियल था, कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आ सकते हैं मार्केट में, वो ऑलरेडी होता हुआ नजर आ रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की आज भी जो टोटल सेविंग्स है इक्विटी मार्केट्स में, वो काफी कम है कंपेयर टू वो क्या हो सकती है। और इसीलिए हमें ये नियर टर्म में ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई चेंज होना चाहिए। सो ट्रेंड जो अभी फिलहाल देखा जा रहा है वो काफी हेल्दी है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। एंड ऑफ कोर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग डेफिनेटली एक वीकनेस है, जो एक कंसर्न है, लेकिन उसे आज के दिन काउंटर बैलेंस किया जा रहा है एक और सुपीरियर ट्रेंड से, जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के निवेश। सो हमें लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। अब ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला, और यहाँ पर ख़ासतौर से वो निवेशक जो थोड़ा सा उतार चढ़ाव से परेशान है बाज़ार की चाल को लेकर, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स की ओर किस तरह से रुख करना चाहिए और किस तरह अपने पोर्टफोलियो में इनको लेकर रीबैलेंस करना चाहिए? देखिए, आई थिंक एक जो निवेशक से सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के जो कूपन रेट है या यील्ड टू मैच्योरिटी उसे देखते हैं। और जनरली उसके वजह से वो या तो पुअर क्वालिटी क्रेडिट में फंस जाते हैं,
या लॉन्ग ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा लॉक इन कर देते हैं। आज के दिन मुझे हम हमारा यही एक सुझाव है इन्वेस्टर्स को कि अगर आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स्ड इनकम फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की फंड्स में ही इन्वेस्ट करें। अगर उसके अंदर अगर आपको जो वाईटीएम है, जो यील्ड है, वो अगर कम भी मिलती है, तो भी आपको उसी में रहना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ती है, वो तो लॉन्गर ड्यूरेशन के जो फंड्स हैं उन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है। और इसीलिए हम रिकमेंड करेंगे कि इन्वेस्टर्स को शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में ही अपना फिक्स्ड इनकम का जो पोर्टफोलियो है वो रखें। इस शो के ज़रिए हमारी कोशिश ये भी होती है कि दर्शकों को उस शख्स से रूबरू करवाएं जो उनके पैसे संभालते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में भी कुछ जाना जाए। तो आपका जो निवेश के साथ या इन्वेस्टमेंट जर्नी आपकी शुरू कब से हुई, अगर आप अपने पहले निवेश की जानकारी दे सकें और क्या गलतियां हुई हैं निवेश की, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग और निवेश की सलाह अगर आप देते हैं लोगों को, उनके पैसे संभालते हैं, तो इसको अपनी निजी ज़िंदगी में भी आप अमल में लाते होंगे। तो कैसा सफ़र रहा है आपका? मोस्ट इन्वेस्टर्स के जैसा ही सफर रहा है, बम्प्स अप्स एंड डाउन्स का सफर रहा है। डेफिनेटि मैं भी स्टॉक मार्केट में तभी अट्रैक्ट हुआ था जब काफी बड़ा बूम आ रहा था सन 2098 से लेके 2000 के बीच में। मैं कॉलेज में था और शेयर मार्केट की जो अप डाउन तो था ही नहीं, अप से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड था और कोशिश कर रहा था समझने की कि ये चीज होती कैसे है, कैसे लोग बिना कुछ काम किए पैसे कमाते हैं। तो एक जनरल उत्सुकता थी जिसके वजह से मैं अट्रैक्ट हुआ था। शुरुआती कुछ पैसे लगाए थे जो कि ऑफ कोर्स वाइप आउट हो गए, और वो एक तरह से एक बढ़िया अच्छी सी ट्यूशन फीस मैंने पे की थी मार्केट में आने के लिए। और एक बहुत अच्छी ट्यूशन फीस होती है, बिकॉज जो लॉस होता है वो सबसे बड़ा ट्यूशन फीस होता है, जिसके वजह से मैंने काफी डीप में स्टडी करने की शुरुआत की स्टॉक मार्केट में। और उस वक्त मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ये करियर हो सकता है मेरा। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी एमबीए कंप्लीट की और देखा कि इसमें एक करियर भी बन सकता है, तो डेफिनेटली मैंने अपना पूरा का पूरा जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग इसी फील्ड में लगाने की डिसाइड कर लिया। और उसी तरीके से फिर धीरे धीरे नॉलेज भी गेन किया और एक अच्छे तरीके से लर्निंग की जर्नी शुरुआत की। आप क्या क्या पढ़ते हैं, अगर मैं समझना चाहूँ, और अगर आप कुछ रेकमेंड भी कर सके हमारे दर्शकों को, क्योंकि हर कोई बाज़ार का माहिर बनना चाहता है। खैर वो तो समय के साथ साथ आप समझ ही जाते हैं बाज़ार की नब्ज़ को, पर फिर भी किसी को अगर पढ़ाई लिखाई शुरू करनी हो तो क्या रेकमेंड करेंगे आप अपने खाली वक्त में अगर बाज़ार को लेकर कुछ पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हैं? बिल्कुल। जब मैं शुरुआती दौर में आया था 20-22 साल पहले स्टॉक मार्केट में, तब कुछ मेरे मेंटर्स थे, उन्होंने मुझे कुछ चीजें रिकमेंड की थी। मैं वही चीजें आपके दर्शकों को भी रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की थी वो है, अमेरिकन इन्वेस्टर थे वॉरेन बुफे, उनके लेटर्स अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं वेबसाइट पर। तो उनको पढ़ना शुरुआत की। 1977 से लेके हर साल वो एक लेटर लिखते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो वो एक लेटर काफी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लेटर होता है, जिससे आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं इन्वेस्टिंग का। वो मैंने पढ़ा। दूसरे एक फेमस इन्वेस्टर है अमेरिका के, पीटर लिंच, उनकी एक किताब है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। तो वो भी एक नए इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी किताब है, समझने के लिए बाजार के बारे में, निवेश के बारे में। तो आई थिंक मैं ये दो किताबें, दो रीडिंग रिकमेंड करूंगा आपके निवेशकों को, जिससे वो एक सही दिशा ले सकें इन्वेस्टिंग के बारे में और अपनी जर्नी शुरुआत कर सकें। मुझे ये बताएं कि आपने अपनी निवेश पोर्टफोलियो के ज़रिए ऐसे कौन से आर्थिक सपने हैं, आर्थिक लक्ष्य हैं जो आपने पूरे किए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल पोर्टफोलियो होने का मकसद ही ये होता है कि आप के लाइफ में जितने भी बड़े गोल्स हैं, अहम फाइनेंशियल गोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको आप पूरा कर सके। क्या कुछ अब तक आपने पाया है या आप प्लानिंग में है? बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और हर इंडिविजुअल को ये पूछना चाहिए
अपने आप से। तो मेरा जो सबसे अल्टीमेट गोल था इन्वेस्टिंग का, वो था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो है सिर्फ पैसे के लिए काम ना करना, सिर्फ पैसे के बारे में ना सोचना, ऐसी फ्रीडम मिल सके। तो इस तरह का आपको एक पोजीशन अचीव हो जाए, वो मुझे इन्वेस्टिंग की जर्नी से उपलब्ध हुआ है। एंड उसके वजह से आज मुझे काफी अच्छा लगता है। मुझे और ऐसे नहीं लगता कि और कोई बड़ी चीजें की एक्सपेक्टेशन है। सो दिस वाज माय गोल ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एंड आई थिंक ये जो जर्नी है उसने मुझे ये गोल अचीव करवा दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप जो इतने लोगों के पैसे सँभालते हैं और उन्हें मुनाफ़ा कमा कर देते हैं, उनका भी लक्ष्य आर्थिक आज़ादी का है। मेरे ख़्याल से इससे बड़ा प्रोत्साहन दर्शकों के लिए और कुछ ही नहीं हो सकता, जिन्होंने अभी तक अपनी निवेश की जर्नी शुरू नहीं की है, कम से कम इस एक थॉट के ज़रिए तो शुरू कर ही सकते हैं। विनय जी, बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और तमाम बारीकियाँ समझकर जो आपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई समझाई हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू कविता जी, थैंक यू।